हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको इसमें पढ़ाते हैं पायस, इसे बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये आपने कोलैडी विलियमकी की एक अवस्था पढ़ी है। ठीक, कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, जब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों अमिश्री द्रव होते हैं, मतलब मिश्री ना हो, अमिश्री द्रव होते हैं, द्रव हो तो इनसे बने कोलैडी विलयन को पायस, ये लिख सकते हो इमल्सन कहते हैं, पायस कहते हैं। जब परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों अमिश्री द्रव हों तो इनसे बने कोलैडी विलयन को पायस कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल है दूध में क्या है, तेल और वसा का पायस है ये। ठीक, सॉरी, जल व वसा। तो दूध में क्या है, जो वसा है ये परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में रहती है और जो जल है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में रहता है। अब सोचते दोनों मिश्री कैसे हैं, तो एक पदार्थ होता है उसे बोलते हैं पाइसी कारक। तो दूध में दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक एल्बुमिन और दूसरी होती है, जानते हो, कैसीन। एल्बुमिन और एक और प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है कैसीन। ये प्रोटीन है, ये पाइसी कारक का कार्य करती है। पाइसी कारक क्या होता है, जो पायस को स्थायित्व प्रदान करे। भाई दूध में क्या होता है, जो वसा है इसकी छोटी छोटी बूंदें जल में छुपी रहती है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में रहती है, और जब इसको अत्यधिक ठंडा करते हैं या अत्यधिक खौलाकर उसके बाद ठंडा कर देते हैं उबालकर, तो देखते हो इससे फेट यानी वसा अलग हो जाती है। ठीक, तो दूध में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन और कैसीन। ये क्या करती है, पायस को स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक, तो पायस आपका दो प्रकार का होता है, यहां लिखेंगे पायस दो प्रकार का होता है। नंबर एक, जल में तेल, इसे लिखते हैं ऑयल इन वाटर, या लिख सकते हो O/W प्रकार। दूसरा आपका है तेल में जल, तो जल किसमें हुआ, तेल में, तो यहां पर आएगा क्या, वाटर इन ऑयल। ठीक है, आएगा वाटर और ऑब्लिक ओ, मतलब वाटर इन ऑयल। दो प्रकार का पायस हो गया। ठीक, इसमें क्या होता है, जल में तेल, इसमें क्या होगा, जल परिक्षिप्त अवस्था के रूप में होगी, सॉरी परिक्षेपण माध्यम के रूप में होगा,
और तेल यानी द्रव वसा ये परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में होगा। अर्थात जब द्रव वसा की छोटी छोटी बूंदें जल की अधिक मात्रा में परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में होती हैं, तो इस प्रकार के पायस को जल में तेल प्रकार का पायस कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण है क्या? दूध। इसका उदाहरण क्या है? दूध। तो दूध में क्या होता है कि जानते हो फेट यानी वसा जल में छुपी रहती है। ठीक, और अगला आपका है तेल में जल। तेल में जल, इसमें क्या होता है कि जब जल की छोटी बूंदें द्रव वसा की अधिक मात्रा में परिक्षिप्त अवस्था के रूप में हो तो उसे बोलते हैं तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं। ठीक, और इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका, जैसे मक्खन है, कोल्ड क्रीम है। कोल्ड क्रीम में क्या होता है कि जल की छोटी छोटी बूंदें द्रव अवस्था में छुपी रहती हैं। ठीक, तो ये तेल में जल प्रकार का पायस करते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट नंबर लिखेंगे कि जल में तेल, जल में तेल, या इसे लिखते हैं ऑयल इन वाटर, OW प्रकार। इसमें क्या लिखेंगे कि जब द्रव वसा की छोटी छोटी बूंदें, जब द्रव वसा की छोटी छोटी बूंदें जल की अधिक मात्रा में परिक्षिप्त अवस्था के रूप में होती है, जब द्रव वसा की छोटी छोटी बूंदें जल की अधिक मात्रा में परिक्षिप्त अवस्था के रूप में होती हैं, तो इस प्रकार के पायस को तेल में, इस प्रकार के पायस को जल में तेल का पायस कहते हैं। जल में तेल का पायस कहते हैं या तेल प्रकार का पायस कहते हैं। जैसे उदाहरण है दूध। भाई दूध में क्या है कि इसमें जो वसा फेट उसकी छोटी छोटी बूंदें जल में या जल की अधिक मात्रा में परिक्षिप्त अवस्था के रूप में रहती हैं। अर्थात दूध में जो वसा है वो परिक्षिप्त अवस्था है और जो हमारा जल है वो परिक्षेपण माध्यम है। ठीक, अब इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा पढ़ेंगे तेल में जल, अर्थात वाटर इन ऑयल। इसमें क्या होगा, जब जल की छोटी छोटी बूंदें जब जल की छोटी छोटी बूंदें द्रव वसा की अधिक मात्रा में
परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में रहती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होती हैं। तो इस प्रकार के पायस को तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं, पायस कहते हैं। जब जल की छोटी छोटी बूंदें द्रव अवस्था की अधिक मात्रा में परिक्षिप्त अवस्था के रूप में होती हैं, तो इस प्रकार के पायस को तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण है कोल्ड क्रीम, और मक्खन भी ले सकते हो। ठीक, इसमें जल की छोटी छोटी बूंदें द्रव अवस्था की अधिक मात्रा में परिक्षिप्त अवस्था के रूप में होती है। ठीक, बात सबको क्लियर हुई? तो ये पास हो गया। इसके बाद लिखेंगे पायसी कारक। पायसी कारक, तो पायसी कारक क्या होता है कि वे पदार्थ जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक, वे पदार्थ जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं पायसी कारक कहलाते हैं। ठीक, यहां लिखेंगे वे पदार्थ जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं वे पदार्थ जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं पायसी कारक कहलाते हैं। कि वे पदार्थ जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं पायसी कारक कहलाते हैं। जैसे दूध में एल्बुमिन व कैसीन, एल्बुमिन व कैसीन पायसी कारक हैं, पायसी कारक हैं। दूध में एल्बुमिन व कैसीन पायसी कारक पदार्थ या पायसी कारक है। ठीक, कि वे पदार्थ जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं पायसी कारक कहलाते हैं। जैसे दूध में एल्बुमिन व कैसीन पायसी कारक है। ठीक, देखो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो हमारे चारों कोलाइड। फर्स्ट नंबर है आकाश का नीला रंग। ये कारण से क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता क्यों? तो आकाशीय वायुमंडल में क्या होता है? आकाशीय वायुमंडल में धूल आदि के कोलाइडी कण, धूल आदि के कोलाइडी कण नीले रंग को छोड़कर आकाशीय वायुमंडल में धूल आदि के कोलाइडी कण नीले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को, नीले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को
अवशोषित कर लेते हैं और नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। इस कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। इस कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। आकाशीय वायुमंडल में धूल आदि के कोलाइडी कण नीले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर देते हैं और नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं। इस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो प्रकीर्णित प्रकाश है यही आपको आंखों पर पड़ता है और आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जानते हैं जो सूर्य में आने वाला प्रकाश है वैसे तो असंख्य रंगों का मिश्रण माना जाता है, ठीक, लेकिन मुख्य रूप से 7 रंग का प्रकाश माना गया है, ठीक, लेकिन उसमें असंख्य रंग होते हैं जिनके नाम नहीं होते अभी तक, तो इसलिए मुख्य रूप से 7 रंग माने गए। उन सभी को अवशोषित कर लेगा लेकिन नीले रंग का प्रकीर्णन करेगा और ये प्रकीर्णित प्रकाश ही आपकी आंखों पर पड़ेगा, इसीलिए आकाश का रंग आपको नीला प्रतीत होता है, ठीक। जब आकाश स्वच्छ हो तब। सेकंड उदाहरण, सेकंड है आपका नदियों का डेल्टा बनने में, या केवल लिख सकते हो डेल्टा बनने में। तो नदियों के जल में क्या होता है, नदियों के जल में रेत के आवेशित कण होते हैं निलंबित अवस्था में, आगे बढ़ा होगा निलंबन। और जब नदियों का जल समुद्र के जल में जाता है तो समुद्र के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, भाई समुद्र में जानते हो लवण होते हैं, और लवण क्या है, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ। वो क्या करेंगे, इन जो रेत के ऋणावेशित कण हैं या धनावेशित हैं, कैसे भी आवेशित कण हैं, इनको स्कंदित करके अवक्षेपित कर देते हैं और ये एकत्रित होकर एक डेल्टे का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक, डेल्टा ऐसे बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है नदियों का डेल्टा बनने में। तो यहां पर लिखेंगे नदियों के जल में, नदियों के जल में रेत के आवेशित कण होते हैं, रेत के आवेशित कण होते हैं। जब नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है, जब नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, तो समुद्र के जल में उपस्थित, समुद्र के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ या वैद्युत अपघट्ट, तो समुद्र के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट रेत के आवेशित कणों को, आवेशित कणों को स्कंदित करके अवक्षेपित कर देते हैं, स्कंदित करके अवक्षेपित कर देते हैं, स्कंदित करके अवक्षेपित कर देते हैं। तो
समुद्र के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट रेत के आवेशित कणों को स्कंदित करके अवक्षेपित कर देते हैं और ये एकत्रित होकर डेल्टे का रूप धारण कर लेते हैं। डेल्टे का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होगा नदियों का डेल्टा बनने में या डेल्टा बनने में कि नदियों के जल में रेत के आवेशित कण होते हैं। जब नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है, नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो समुद्र के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट रेत के आवेशित कणों को स्कंदित करके अवक्षेपित कर देते हैं और ये एकत्रित होकर डेल्टे का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार समुद्र में डेल्टे बनते हैं नदियों के जल के द्वारा। ठीक, तो यही इसीलिए हेडिंग है कि नदियों का डेल्टा बनने में। ठीक।